हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1.15 है और इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और गॉस लॉ में हम लोगों ने देखते हैं गॉस लॉ और फ्लक्स में हमने क्या कॉम्बिनेशन था, क्या पढ़ा था। अगर इससे पहले आप लोगों ने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत आसान लगेगा इसको समझने में, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे। तो स्टेप्स वहाँ पर आपको याद कर लीजिए तो और आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें भी समझ में आएगा आपको आसानी से, बहुत आराम से। ओके, अब मुझे इस लेक्चर में क्या दिया गया है और क्या करना है देखते हैं ज़रा। अच्छा, पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्लक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा पढ़ा था। और गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से पढ़ा था और ये हमने गॉस लॉ के फॉर्मूले में पढ़ा कि टोटल फ्लक्स जितना आप कह रहे हैं कि क्लोज सरफेस से निकल रहा है, वो क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स किसी चार्ज के द्वारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, तो गॉस लॉ का मुझे एक कंबाइंड फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गॉस लॉ का एक कंबाइंड फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिलता है? ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही मेरा गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है, इसको मैं अप्लाई करूंगा प्रूफ करने के लिए। चलिए देखिए, तो फिर से ये टॉपिक है आपके लिए बट मेरे लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन तो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है या आपके लिए इस टॉपिक में क्या दिया गया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बाय गॉसियंस लॉ। जीएल मतलब गॉसियंस लॉ। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल शेल मतलब एक, जैसे कि समझ लीजिए, स्फेरिकल शेल मतलब अंदर से खाली होना चाहिए, यानी एक प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली है, या फुटबॉल या बास्केटबॉल, जस्ट लाइक दिस। तो स्फेरिकल शेल क्या होता है? ऐसा शेल जो कि अंदर से खाली हो और ऊपर से पूरा क्लोज्ड हो। यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उस सेल पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? कंटिन्यूसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये रहा, जैसे कि ये हमारे पास शेल है और इस पे चार्ज मान लीजिए क्यू गिवन है, लेट कर लिया हमने क्यू गिवन है, पूरा चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तभी होगा जब ये शेल कैसा हो? कंडक्टिंग नेचर का, यानी एक कंडक्टर हो, कंडक्टिंग नेचर का हो। ठीक है, यानी कंडक्शन को अलाउ करता हो, यानी चार्ज को अपने ऊपर फ्लो करने देने के लिए अलाउ करता हो। इनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से चारों तरफ ये लोग पूरे चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और कैसा होते हैं? यूनिफॉर्मली होते हैं। ओके नेक्स्ट, अब ये जो शेल पे चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज हमने कितना लिया? क्यू। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, बस चार्ज्ड शेल बोला है, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बोला है। चार्ज्ड स्फेरिकल शेल मतलब उस पर चार्ज कुछ है जो हमने लेट कर लिया क्यू है। कितना है? क्यू है। ओके, अब इस शेल की वजह से मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शेल की वजह से देखिए कहाँ कहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इस शेल का सेंटर पॉइंट O है, इस शेल के हम बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिस्टेंस R, और इस शेल का रेडियस मान लीजिए R, कैपिटल R। तो R पॉइंट P तक डिस्टेंस पे हम लोग E कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन द सरफेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं E, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको E आउट लिख लीजिए, E ऑन द सरफेस लिख लीजिए, और E इनसाइड द P इनसाइड भी आ सकता है, यानी R1 विच इज इक्वल, R1 इज लेस देन R, इसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइड, P इनसाइड, सॉरी E इनसाइड।
तो E आउटसाइड, E ऑन द सरफेस, E इनसाइड द शेल। हमारे पास 3 पोजीशंस हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल, शेल की वजह से। ओके, तो अब जरा यहाँ पर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास जनरल नॉलेज कुछ हमने इसमें से कलेक्ट किया और ये हमारे पास गॉसियंस लॉ का इक्वेशन है। ओके, ये गॉस लॉ है बेसिकली और ये फ्लक्स का इक्वेशन में हमने पढ़ा था। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इस इक्वेशन से मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, चार्ज गिवन होगा, ये हमको कॉमन करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो कांस्टेंट है, बस मुझे किसको कैलकुलेट करना है, हर बार एप्लीकेशन में ई कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आई? तो ई कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। हमारे पास एक चार्ज शेल है, क्या है, चार्ज शेल है, जिसका मैंने सेंटर O मान लिया और उसका रेडियस कैपिटल R मान लिया, ठीक है। और इस शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये हमने इस पे चार्ज बना दिया चारों तरफ। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारा कंडीशन मैं ले रहा हूं E आउटसाइड, E आउटसाइड। तो हम यहां से स्मॉल r के डिस्टेंस P पॉइंट पर, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। P पॉइंट पर E कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, याद है? स्टेप 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा? गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो यूनिफॉर्म नेचर होगा उसी को फॉलो कीजिए, आपको गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। देखिए, क्या इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस की बात कीजिए, अभी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आते हुए नजर आएंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेल। तो क्या जो Q ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको मैं इनसाइड पे लेट कर लूं? लेट Q कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस शेल, बिल्कुल लेट कर सकता हूं। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इन पूरे चार्ज की वजह से निकल रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी किसी एक पॉइंट R डिस्टेंस पे मुझे मिलना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लिख लीजिए E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से आ रही है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ में जो कर रहा हूँ सिर्फ सरफेस के ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कहां से आते हुए नजर आ रही है? फ्रॉम द सेंटर। इसी को कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। इसको क्या कहते हैं? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? अलोंग रेडियस, लिख लीजिए इसको आप, अलोंग रेडियस। तो रेडियस के अलोंग से आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरे चार्ज को ऑन द सेंटर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट ऊपर लिख लीजिएगा, लेट टोटल चार्ज बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, सेंटर O लिख लीजिए, कहां पे? O पे। टोटल चार्ज कितना था? Q, हमने उसको कहां लेट कर लिया? Q यहां लेट कर लिया। तो इस पूरे शेल की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे पूरे चार्ज को यहां पर कंसंट्रेट कर लीजिए। यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वो शेल के ऊपर से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैं इस पॉइंट से थ्रू पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, आप कट मत कीजिएगा, आप इस तरीके से मैनेज कीजिएगा कि नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
सेम हो। देखिए कहाँ से आ रहा है, रेडियली फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो ये हर पॉइंट पर ई आपको जहाँ जितना ई यहाँ पे मिलेगा उतना ही ई यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ से भी थीटा एन वेक्टर अगर आप लेंगे इस डी एस की वजह से, तो दोनों के बीच का थीटा कितना मिलेगा, 0 डिग्री। यहाँ पर भी आप स्मॉल डी एस मानिए, तो इस डी एस का जो एन वेक्टर है यानी एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पर भी 0 होगा, आप यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थीटा 0 मिलेगा आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो गॉसियन सरफेस ऐसा मुझे मिल गया जहाँ पे ई सेम है और थीटा भी कांस्टेंट है। तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस इन सच अ वे to get electric field intensity at every point on the spherical surface, on the spherical, देखिए हमें मिला भी क्या है, spherical shell मिला है, spherical surface is same। नेक्स्ट क्या मिला है, एंड थीटा इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड थीटा इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हो गया, ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसको LHS माना था और इसको RHS माना था, और LHS और RHS की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में LHS निकालेंगे, थर्ड स्टेप में RHS निकालेंगे, फोर्थ स्टेप में गॉसियंस लॉ को मतलब अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ LHS। LHS में क्या है, E.ds cos थीटा। अब इस वैल्यू को मैं निकालने जा रहा हूं। अब देखिए इसका टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, ये तो हमारा 1 हो जाएगा बिल्कुल, और ये हमारा कांस्टेंट है, रह क्या गया सिर्फ ds। तो ds को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 और e और 1 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ds का। और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या मिलेगा, यहां पर देखिए एरिया क्या है आपको, एरिया है आपका एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, GS लिखिए, गॉसियन सरफेस इज 4 पाई r का स्क्वायर, यही होगा। यानी ds का इंटीग्रेशन आपको किसके बराबर होगा, 4 पाई r के स्क्वायर के बराबर। तो यहां आप लिख सकते हैं e इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, ये हमारी LHS की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में RHS वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इनसाइड, जो कि हमारा RHS है, क्या है, RHS। तो Q इनसाइड कितना है, ये तो गिवन है, ये वैल्यू हमको गिवन है, कितनी गिवन है, Q, क्योंकि हमें बोला गया यूनिफॉर्मली चार्ज यानी गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो Q इनसाइड कितना हो गया, Q, ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में अप्लाई गॉसियंस लॉ का मतलब ये इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, यानी RHS और LHS दोनों को बराबर आप शो कर दीजिए, या Q इनसाइड को ले जाकर के यहाँ पे पुट कर दीजिए, और E.ds cos थीटा की वैल्यू ये यहाँ पर रख दीजिए। रखिए जरा,
ई 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिख लीजिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के बराबर है? बिल्कुल, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो जो हमने एज्यूम किया था इसकी, इस पूरे चार्ज को एक सेंटर पर हम मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एजम्पशन या हमने जो लेट किया था वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये हमने आउटसाइड पे निकाला है, E आउटसाइड पे निकाला है। अब मुझे इस P पॉइंट को कहाँ लेके आना है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस की बात हो गई तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर होगा। P पॉइंट अब इधर आ गया तो यहाँ पर मुझे E निकालना है। सेकेंड स्टेप, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। देखिए हो सकता है यहीं पे हो जाए सॉल्व। सेकेंड केस, मैंने फर्स्ट केस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये था। सेकेंड है E ऑन द सरफेस, E ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो यहां पर ऑन द सरफेस का मतलब कि R इज इक्वल टू किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो आप इसी वैल्यू में इस R की जगह क्या पुट कर दीजिए, कैपिटल R पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब देखिए ये R की वैल्यू लेस देन R है, तो ये वैल्यू कुछ कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। एज कंपेयर टू दिस ये E आउट है और ये E ऑन द सरफेस है, लिख सकते हैं E ऑन द सरफेस है। तो E ऑन द सरफेस वी गेट मैक्सिमम वैल्यू, क्या पाएंगे हम, मैक्सिमम, क्योंकि R बहुत छोटा है, इससे ये वैल्यू बड़ी वैल्यू नजर आ रही है आपको। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है E इनसाइड, E इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अब जरा देखिए, अगर आप इस P पॉइंट को अंदर की तरफ ले लेते हैं, P अंदर ले लिया हमने शेल के अंदर, तो ये हमारा R जो है R1 हो जाएगा और ये R1 क्या है, लेस देन, यानी हम ये मान लें कि R1 इज लेस देन R हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो हमारा गॉसियन सरफेस ये बनेगा, गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि सारे चार्ज तो ऑन द सरफेस है, देखिए हमने चार्ज को ऑन द सेंटर कब लेट किया था, जब हम P आउटसाइड द शेल कैलकुलेट कर रहे थे। अब तो हम शेल के अंदर आ गए ना, इसका मतलब यह है कि ये R जब बहुत बहुत बड़ा R होगा तो बहुत दूर चला जाएगा, जितना दूर जाएगा तो ये शेल एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये कंडीशन हमारे लिए आउटसाइड के लिए है। अब ये P इस शेल के अंदर है, तो अब हम इसको तो इसके अंदर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बाहर आ रहा है चार्ज। कितने आ रहे हैं, पूरा चार्ज कहाँ आ रहा है, गॉसियन सरफेस के बाहर। इनसाइड चार्ज कितना है, 0 है। अगर इनसाइड चार्ज 0 है तो आप यहाँ पर इनसाइड की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, बिल्कुल। तो E की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, E की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लिखिए यहाँ पर Q इनसाइड the Gaussian surface is 0, so electric field is also 0, यानी E inside is equal to 0। क्यों, क्योंकि चार्ज इनसाइड क्या है, 0 है। यहां से लिखिए Q inside the Gaussian surface is 0, so E is also 0 because Q
इनसाइड चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अब इसका रीजन भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां देखिए सभी चार्ज तो ऑन द सरफेस है, तो हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आउटसाइड, इनसाइड भी करना चाहेगा, लेकिन इसके ठीक अपोजिट कोई ना कोई चार्ज होगा जो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस करेगा, ये भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा। तो एट द सेंटर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने की वजह से इनसाइड ई की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर ई नेट कितना हुआ, ई नेट हो जाएगा 0। ई नेट 0 इसका मतलब यहां पर कोई चार्ज ही नहीं होगा, तभी तो ये डायग्राम से हम समझ रहे हैं सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां चली जाएंगे, आउटसाइड द शेल आएंगी, यानी इनसाइड E0। ये प्रूफ होता है कि इनसाइड E0 है, इसका मतलब चार्ज भी अंदर नहीं होगा। ओके, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया ना, एक तरह से प्रूफ भी हो गया, वेरीफाई भी कर लिया हमने गॉस लॉ को। तो थर्ड कंडीशन गिव्स द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, लिख लीजिएगा। ओके, अब तीनों में जरा कंपेयर कीजिए, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को देखिए। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R का स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R का स्क्वायर, एंड हियर R इज 0, R है ही नहीं, कंडीशन ही है वहां पे। अब यहां पर देखिए ये R कैपिटल R के स्क्वायर के बराबर है, तो कैपिटल R स्क्वायर कम है तो ये ज्यादा है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू कम मिलेगी ना एज कंपेयर टू दिस। ओके, इनके बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज और बेटा, आप आप अपने बुक में देखेंगे कि इस E का जो वैल्यू है ऑन द सरफेस, एक और डेरिवेशन करके दिखाते हैं, तो हम इसको एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस लेते हैं। यहां तक आपके बोर्ड एग्जाम का कंटेंट है, अब इसके बाद जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो आपको कंपटीशन के लेवल पे लेके जाएगा। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक देख लीजिए, कुछ ऐसा तो नहीं जो छूटा हो। ओके, दैट्स क्लियर एंड एवरीथिंग इज गुड। नोट कर लीजिए, यहां तक पूरा नोट कर लीजिए। रफ कर दें, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड R, E एंड R। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये है R और ये है E। ओके, अब देखिए यहां पर E आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड, वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, देखिए ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द शेल, ये क्या है, सेंटर है। यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर हम लोगों ने एक डिस्टेंस मान लिया, दैट इज कैपिटल R। तो ये सेंटर का इनसाइड है, ये ऑन द सरफेस है, और फिर इसके आगे ये R जो कि इधर जा रहा है, ये आउटसाइड है। क्लियर, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इनसाइड फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो ये बना।
on the surface we get maximum value of electric field where r is equal to radius of the sphere. इमीडिएटली हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये जो वैल्यू मिली हमको E मैक्सिमम है. क्लियर? जो कहां पे मिलती है? सरफेस पे मिलती है. देन वी गेट डिक्रीमेंट और डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल r. इट मीन्स दैट गोइंग आउटसाइड द शेल. जैसे आप आउटसाइड द शेल जाते हैं तो E की वैल्यू धीरे धीरे घटती है विथ रिस्पेक्ट टू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. कंपेयर कर लिया हमने इस पूरे इक्वेशन का इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड. क्लियर? तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे आप. यहां पर आप जीरो ड्रॉ करेंगे बेटा. अगर जीरो ड्रॉ नहीं करेंगे, आपने इसको नहीं रिप्रेजेंट किया, इट मीन्स दैट आपका आंसर गलत हो जाएगा, ग्राफ गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में सेकेंड पॉइंट में ले रहा हूं E ऑन द सरफेस. ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए. E ऑन द सरफेस. अब मेरा चार्ज जो है, जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी ऑन द सरफेस ही है. अब आप ये कह सकते हैं सर ऑन द सरफेस तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, दैट्स गुड. ऑन द सरफेस का मतलब, ये वैल्यू का मतलब क्या है? आप जस्ट passes through the Gaussian, just close to this surface we draw the Gaussian surface. इसके लिए हम कैसा डायग्राम बनाए थे? इसके लिए हमें डायग्राम ये बनता है. Gaussian surface क्या बनाएंगे? बस थोड़ा सा उससे ऊपर, क्या दिख रहा है? हल्का सा मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस बेटा, ठीक है? तो ये हमारा Gaussian surface है. बट एग्जैक्टली वी गेट ऑन द सरफेस. अगर आप ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस कहां पे बनेगा? इसी सरफेस के ऊपर बनेगा. तो मुझे इस सरफेस के ऊपर ही P पॉइंट लेना है. P पॉइंट, इसी P पॉइंट पे E फाइंड करना है. तो आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि एक कर्व सरफेस का अगर मैं स्मॉल ds एरिया लूं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है? एज अ प्लेन. किस तरह से बिहेव करता है? एज अ प्लेन. प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सिग्मा. तो इस पे dq चार्ज जो होगा, dq चार्ज वो कितना होगा? ds इंटू सिग्मा. ds इंटू सिग्मा. तो इस dq की वैल्यू आपको ds का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या पाएंगे? 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सिग्मा. ये हमारा dq हो गया. अब ये dq कौन सा dq है? इनसाइड द गॉसियन सरफेस. क्योंकि इसी पे है तो dq यही होगा. यानी अब मैं जो E फाइंड कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस ds पे प्रेजेंस dq चार्ज की वजह से है. मैं पहले बता रहा हूं ये बोर्ड के लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज की तरफ मैं ले जा रहा हूं. थोड़ा सा मैं आपको इसके एकदम क्लोजेस्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूं. तो इस पार्ट को हम थोड़ा जूम कर रहे हैं. तो हम जब क्लोज सरफेस पे हैं, जहां पे एरिया वेक्टर जो है n, दोनों के बीच का थीटा 0 है, हमें ये पता है, ठीक है? तो अब हर एक ds के लिए यही बात है. तो हम सिर्फ एक ds पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम इसी पे एक पॉइंट P कंसीडर किए हैं. तो यहां पर E डॉट ds cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी उसको भी लिख लीजिए. E डॉट ds cos थीटा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सिग्मा. ठीक, सिग्मा. तो यहां ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 पाई r का स्क्वायर होगा और ये 1 4 पाई r का स्क्वायर सिग्मा. अच्छा, ये दोनों तरफ ये इसको क्या लिखते हैं? दोनों, ये LHS है और ये RHS है.
इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हमारा क्या है, डी क्यू इज क्या, इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज क्लियर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो ई कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ds थे ये किस में कन्वर्ट हो गया था, प्लेन में। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद के अगले लेक्चर में हम लोग यानी लेक्चर नंबर 1.6 में देखेंगे प्लेन शीट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से हमें E की वैल्यू कितनी मिलती है, इस प्लेन की वजह से E की वैल्यू मिलती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शीट से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किधर, दोनों। तो इसमें हाफ हो जा रहा है और यहाँ पे हमको उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये हाफ है, ये कम है, क्योंकि इधर पर इसके ठीक अपोजिट एक और ds है जो कि इसके इनसाइड आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल कर दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये भी पलट करके किधर चला जाएगा, इस तरफ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फ्रॉम द सेम ds वी गेट 2 टाइम्स ऑफ E। तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें दिख रहा है कि एक स्मॉल ds अगर उसके अपोजिट में ठीक ds एक और है तो ये दोनों ds की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कट जाता है। कटने की वजह से ये सारे के सारे रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को और सारी की सारी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाती है, किधर जाती है, आउटसाइड जाती है। तो यहां सिग्मा अपॉन क्या मिलता है, एप्सिलॉन नॉट मिलता है। तो ये भी एक छोटा सा डिराइवेशन है, नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये भी सही है, बस इस कंडीशन में क्या है कि हम सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रह करके कैलकुलेट करते हैं, जहां पे कि गॉसियन सरफेस ये एज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आर है। ओके, यहां पर इसको मत लिखिए, ये तो हमने ये पहले लिखा ही था, लेकिन इसके डिराइव करने के लिए हम कैपिटल आर को एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल आर करते हैं। क्लियर होगी बात, ओके। तो ये गॉसियन सरफेस का जो आर हम कैलकुलेट कर बनाते हैं वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल के बराबर होता है। ये चीज समझ में आया, इसको फिर से सुनिएगा, 1-2 बार फिर से सुनिएगा, बहुत आसानी से ये भी समझ में आएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्लेन के लिए पढ़ेंगे, ये डिराइवेशन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ वाकई सही कह रहे थे हम लोग कि ds के ठीक अपोजिट एक और ds होता है जिसकी वजह से ये रिपेल करता है। और मैं ये ds की वजह से क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि E ऑन द सरफेस बोला है ना, तो हम एग्जैक्ट ऑन द सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं। किस पे, एग्जैक्ट, यानी थोड़ा सा भी आगे नहीं, ऑन द सरफेस। अगर मैं इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी सरफेस पे ही E फाइंड कर रहे हैं, उसी सरफेस पे, तो वहां पे चार्ज होगा, तो चार्ज के ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आपका डिवाइड भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू ये वाली है। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने स्फेरिकल शेल के लिए पढ़ा है, अब इसके बाद हम लोग स्फीयर के लिए पढ़ेंगे। स्फीयर 2 तरीके से ट्रीट होगा, एक कंडक्टिंग होता है और एक नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर कंडक्टिंग हुआ स्फीयर तो उस पर भी चार्ज किधर आ जाएगा, ऑन द सरफेस आ जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो आप उसको इनसाइड भी चार्ज देंगे तो सब रिपेल करके कहाँ चले आएंगे, स्फीयर पे बाहर आ जाते हैं, कंडक्टिंग पे। अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो इनसाइड पे भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज अ वाटरमेलन। उसके अंदर जैसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ओवर करते हैं, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, तो ये समझ में आ गया, वेल एंड गुड, नहीं तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर इसको फील कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।